जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं और ये 64 बीपीएससी का पेपर है। 64th बीपीएससी का पेपर है और ये जो पेपर है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आने वाला एग्जाम है आपका, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती हो, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि भैया लगातार बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट करती है और आपने देखा होगा कि जो हम लोगों ने 68वीं बीपीएससी किया है या फिर 66 बीपीएससी किया है, तो वहाँ से कितनी क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना हम लोगों ने देखी है। और जो आपका शिक्षक भर्ती का पेपर होने वाला है, वहाँ भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको पता होगा कि लगातार कोई भी आयोग हो, वो क्वेश्चन रिपीट करती है और सबसे बड़ी बात ये है कि ई ऑप्शन का जो ये तमाशा है, इससे थोड़ा-सा आप लोगों को क्वेश्चन हल करने में एक सहूलियत होगी एग्जाम हॉल में। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ प्रैक्टिस किया होगा अच्छे से। और जो सबसे बड़ी बात है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग भी अपना देखते रहिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने साइंस सेगमेंट से क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं, उसको हम लोगों ने कर लिया है। हम आज पॉलिटी और हिस्ट्री और जियोग्राफी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो राष्ट्रपति को। अच्छा, कभी-कभी पूछ देता है कि राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देंगे? तो आप बताएंगे कि उपराष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को। ये सब एक लिस्ट बना के देख लीजिए कि हाँ, आयु सीमा कितनी है, त्यागपत्र कौन किसको देगा, नियुक्ति कौन किसकी करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? जगजीवन राम, काका साहेब कालेकर, बी डी शर्मा, बी आर अम्बेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी, काका साहेब कालेकर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहेब कालेकर थे। अच्छा, अगर पूछ दे कभी कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई है, तो आप बताएंगे कि 1953 में। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी और इनको जो है सभापति बनाया गया था। आप लोग थोड़ा सा ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में किया गया है, उसके द्वारा पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अब ये भी थोड़ा सा देखने की बात है। हमने कहा कि आप लोग नियुक्ति से संबंधित, त्यागपत्र से संबंधित एक लिस्ट बना लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? नियुक्ति की बात करेगा तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन अगर पूछे कि हटाया किसके द्वारा जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और राष्ट्रपति को हमने बता ही दिया कि नियुक्ति राष्ट्रपति की कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भैया? तो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। शपथ जो है ना, शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? लोकसभा के लिए
न्यूनतम आयु पूछ रहा है तो 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए और राष्ट्रपति के लिए अगर पूछे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए कितना है? 35 वर्ष, 35 वर्ष। और राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और जो पंचायत चुनाव है उसके लिए 21 वर्ष और मत देने का जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, बहुत टफ पेपर नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन हाँ रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि रिवीजन रहेगा तभी एग्जाम में क्वेश्चन हल हो पाएंगे। कह रहा है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करते। चलिए बाकी इनके बारे में हमने बता ही दिया। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुसूचित जातियों के लिए पूछ रहा है, अनुसूचित जातियों के आरक्षण की बात करता है, किस अनुच्छेद में? तो आप लोग बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 जो है ये लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुछ सीटें रिजर्व करने की बात करता है। किसमें? अनुच्छेद 330 में। और अनुच्छेद 332 की अगर बात करें तो विधानमंडल में, विधानसभा में, विधानसभा में इनको आरक्षण की बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये लोकसभा में है 330 में, 332 में है विधानसभा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अब ये सब क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं, है ना? यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं और यकीन मानिए कि अगर 10-12 साल के आप पेपर लगा जाते हैं तो काफी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और कम से कम 6-7 साल के तो पेपर लगा के ही जाइए, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर। और 5 ऑप्शन से खेलने वाला ये जो है उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए, 5 ऑप्शन पे, क्योंकि 5 ऑप्शन ही पूछेगा वो एग्जाम में। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो संसद का हिस्सा होता है। संसद में, संसद के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा नहीं होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। संसद का हिस्सा होता है ये कह रहा है, तो यही सही होगा, बी इज द राइट आंसर। लेकिन बैठक में जो है भाग नहीं लेता है ना, और वोट भी नहीं देता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? इतनी बार पूछा गया है ये सब सवाल। पंचायती राज व्यवस्था आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पंचायत का गठन की बात कर रहा है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है कि जो राज्य है अपनी अपनी राज्य में पंचायतों का गठन करेंगे। और आपने देखा होगा कि पंचायत के गठन के लिए अलग अलग समितियां गठित की गई, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, थुंगई समिति, है ना। तो बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायत की बात करता है वो कौन करते हैं? बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है वो 2 स्तरीय पंचायत की बात करते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, अगर पूछा जाए अनुच्छेद 48 में क्या है, तो कृषि और पशुपालन है 48 में। 50 में क्या है? 50 में क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो किस में है? 50 में, विधायी शक्तियों का बंटवारा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? अब ये सब सवाल कितनी बार पूछा गया है ना, तो लगाइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। झारखंड अस्तित्व में कब आया है?
तो आपको पता होना चाहिए। ये आया है सन 2000 में। सी इज द राइट आंसर। किससे अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है। आपको दो तीन चीजें याद रखनी चाहिए। 1912 और 1936 और सन 2000। 2000 1912 में बंगाल से अलग हुआ बिहार, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। 1936 में बिहार से अलग हुआ उड़ीसा। और 2000 में झारखंड अलग हुआ है बिहार से। ये तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर पूछे जाने की संभावना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुलित परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? किसकी बात कर रहा है? ये सरकारिया आयोग की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से। तो पूछ रहा है कि गठन नहीं पूछ रहा है, वो अपना प्रतिवेदन कब जमा किया था वो पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ई इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे सवाल ई ऑप्शन पे कई बार सही हो जाते हैं। वैसे ज़्यादातर सवाल इन्हीं चारों में से सही होते हैं। ये मान के चलिए कि 120 क्वेश्चन में से 5 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो ई ऑप्शन के होंगे। 5 से 8 क्वेश्चन, बाकी तो इन्हीं चारों में से आपको खेलना होगा। चलिए अगर हम देखें तो अगर ई ऑप्शन है तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों भैया? क्योंकि आप जानते होंगे कि गठन जो हुआ है, गठन भी आप लोग ध्यान दीजिए, पूछा जाता है गठन। तो ये जून 1983 में हुआ है। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ है? जून 1983 में। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1988 में पेश की। 1988 में। अब यहाँ 1988 तो है ही नहीं कोई, तो इस वजह से हम जाएंगे ई ऑप्शन के साथ। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग आप लोगों को पता होना चाहिए कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और वही जो है केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा करने की सलाह देता है या वित्त का बंटवारा कराता है। कौन? वित्त आयोग के अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है, महान्यायवादी जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और ये जो है भारत का प्रथम विधिक प्रथम भारत सरकार का जो विधि संबंधी जो सलाह है वो कौन देता है? महान्यायवादी देता है। और भारत सरकार ऐसे ही महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान किया गया है और 168 में 165 में इसका प्रावधान किया गया है। तो जो महाधिवक्ता है उनका प्रावधान किया गया है राज्यों के लिए। चलिए हम लोग हिस्ट्री के सवालों को देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो पूछे गए एग्जाम में। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अधिकारियों की अक्षमता ये कारण नहीं था सिपाहियों के विद्रोह बनाने का कारण। बाकी ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, ये सब कारण थे। लेकिन ये जो है अधिकारियों की अक्षमता ये कारण नहीं था। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, कहां से कहां तक थी? उत्तर मुगल शासक रहा है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर
और ये अंतिम जो है मुगल शासक रहा है। 1857 की क्रांति में जो है इनको रंगून भेज दिया गया उसके बाद। ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ए, चांदनी चौक से पालमपुर तक, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, निम्न इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी? किसने बगावत की थी? नहीं की थी पूछ रहा है, थोड़ा सा ये सब पे ध्यान दीजिएगा। नहीं की थी। विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलिगर, त्रावणकोर के दीवान, बेलूथम्पी। तो सब ने किया था, लेकिन एक बंदे ने नहीं किया था। किसने? हैदराबाद के निजाम ने। ये अंग्रेजों को सपोर्ट किए थे। चलिए, नील विद्रोह से देखिए कई बार सवाल पूछे गए हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। तो इसका जो राइट आंसर है सी होगा। आपने देखा होगा कि जो नील विद्रोह है उसके बारे में चर्चा कहाँ की गई है? नील दर्पण में। कहाँ की गई है? नील दर्पण में। नील दर्पण किसकी है? किसने लिखा है? तो दीनबंधु मित्र ने इसको लिखा है। और नील विद्रोह या नील क्रांति जो है वो 1859 और 60 के बीच में हुई थी। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ऊंची ऊंची भू राजस्व दर जो है ये 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। ऐसे तो कारण ढेर सारे थे, लेकिन तात्कालिक कारण पूछे तो जो भू राजस्व की दर है वो काफी ज्यादा थी, इस वजह से ये दंगे हुए। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम लोग, क्योंकि क्लास लंबी ना हो जाए, इस वजह से थोड़ा सा तेजी से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है, रजनीपाल दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ठीक है, उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में ये बात कही थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ये बातें किसने कही थी? रजनीपाल दत्त ने। कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे? और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? और इस किसने इसकी स्थापना की थी? तो ए ओ ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 में। कहाँ? बम्बई में। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है ना? एनी बेसेंट रही हैं। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू रही हैं। तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द हिंदू, बंगाली, द मरहत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। बाकी द हिंदू, बंगाली, द महत्तर, महरत्ता, द महरता, ये, और आपने देखा होगा कि बाल गंगाधर तिलक की कुछ, जैसे मराठा है ना, और केसरी, ये सब भी राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। अगर पूछा जाए कि कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ, जैसे एक पत्रिका थी काल, जिसके लेखक परांजय थे, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा ज्यादा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा?
बी इज द राइट आंसर। 21 साल से थोड़ा ज़्यादा किसकी उम्र थी? भगत सिंह की। कब? जब असेंबली में बम फेंका गया। असेंबली में बम कब फेंका गया था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल पे चर्चा हो रही थी उसी समय, 8 अप्रैल। ये डेट भी एग्जाम में पूछा जाता है। 8 अप्रैल 1929 में। किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, है ना? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अब ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है ना, बार बार पूछे जाते हैं, तो इन सबको अच्छे से लगा के जाइए। कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध में हुआ है? गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है। कौन? जलियांवाला बाग नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 की डेट आप लोगों को याद रखनी चाहिए। 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर के बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखिए कि जनरल डायर ने गोली चलवाई थी और उधम सिंह ने जाके उसे लंदन में जो है मार दिया था। बाद में उनको फांसी दे दी गई थी उधम सिंह को। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। रॉलेट एक्ट आया था जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि किसी को जो है जहां पाओ वहीं गिरफ्तार कर लो और जेल में बंद कर दो। उसी को कहा गया है गांधी जी के द्वारा काला कानून था। उसमें बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के जिसको चाहते हैं पकड़ के लेके जाएंगे और उसमें कोई अपील वगैरह नहीं हो पाएगी। उसी को गांधी जी ने काला कानून कहा था। और जलियांवाला बाग में जो है कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। बाद में बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसके लिए अलग अलग कमेटियां बैठाई बैठाई गई। बाद में जो डायर था उसको यहाँ से हटा दिया गया, फिर लंदन में उसके ऊपर मुकदमा चलाने की बात की गई थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब ये भी देखिए सवाल कितनी बार पूछा गया है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो सबको पता होगा कि कुंवर सिंह के बारे में। आरा से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? आपने देखा होगा कि 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं गांधी जी। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि 1916 में इनका पहला जन भाषण हुआ है। अगर पूछे पहला जन भाषण कहाँ पे हुआ है तो बनारस में हुआ है बिच्छू की स्थापना के समय। कब? 1916 में। और पूछा जाए कि पहला सत्याग्रह कब हुआ है तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ है। कब हुआ है? 1917 में। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पहला पूछे कि पहला भूख हड़ताल कब हुआ है तो अहमदाबाद मीड हड़ताल हुआ है। तो उस समय गांधी जी ने पहला भूख हड़ताल किया था। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया गया था? तो ये 5 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आप लोगों को बताना है। जो नमक सत्याग्रह है आपने देखा होगा कि गांधी जी ने दांडी मार्च की थी, है ना? और नमक सत्याग्रह, लेकिन जहाँ पे समुद्र नहीं पाया गया तो वहां पे ये सत्याग्रह नहीं मनाया गया। तो अलग अलग लोगों ने विरोध करने के लिए अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। तो उसी क्रम में जो भागलपुर, मुंगेर और सारण में, जो बिहार में पड़ता है, भागलपुर, मुंगेर और सारण में 1930 में कौन सा जो है विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो चौकीदारी कर जो है उसके विरोध में। कहाँ पे? भागलपुर, मुंगेर और सारण में 1930 में चौकीदारी कर के विरोध में ये चीजें इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। कब? नमक सत्याग्रह के दौरान।
चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, फरवरी 1928 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण सिंह जो है, अगर पूछा जाए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है, श्री कृष्ण सिंह थे, है ना। उस समय 1938 में जब चुनाव हुआ था, तब इनको जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों दे दिया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की बात की गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन लोगों ने छोड़ा तो फिर चीजें कंटिन्यू चली। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? अब देखिए ये सब आसान से सवाल हैं। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ई इज द राइट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपने देखा होगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे उसमें और यदुनंदन शर्मा भी थे। बिहार किसान सभा से इन लोगों का जुड़ाव था। आपने देखा होगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की भी स्थापना की थी। तो वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। बिहार किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, ये सब अच्छे से पढ़िए, बार बार पूछा जाता है सवाल यहाँ से। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कितनी बार रिपीट हुआ है ये सवाल? अंजीरा से, दम्बसदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लास बहुत लंबी ना हो जाए भैया, है ना, इस वजह से आज इतना ही रखेंगे। आज जहां तक हम लोगों ने कवर किया है उसके आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोगों को चीजें अच्छी लगी हो, आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें लगी हो, तो भैया चैनल को प्लीज सपोर्ट करिएगा, है ना। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।